सबसे अद्भुत चीज। बहुत अरसा पहले जब जादू मनुष्यों का सबसे गहरा दोस्त होता था, तब वहाँ एक एल्फ रहता था जिसका नाम था चूरो। चूरो के बारे में एक बात थी कि वो हमेशा ऐसे मनुष्यों की मदद करता जो हृदय से बहादुर होते और उनमें अद्भुत चीजें बनाने की भावना होती। चूरो शहर दर शहर घूमता महान मनुष्यों की तलाश में, और वो इसी तरह महान कहानियां भी बनाता। एक शहर में एक बहुत ही सजीला नौजवान रहता था जिसका नाम था एंटोनियो। एंटोनियो एक घड़ी साज था और चूरो का गहरा दोस्त था। वो उदार, बुद्धिमान और मेहनती इंसान था। एक दिन राजा का संदेशवाहक एक संदेश लेकर आया। सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी ने विवाह का निर्णय लिया है। जो कोई भी सबसे अद्भुत चीज कर सकेगा उसे राजा की पुत्री का हाथ और उसका आधा राज्य मिलेगा। हर कोई जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहे उसे महल में आने का निमंत्रण है। जरूर आइए। हाँ, सबसे अद्भुत चीज हो, ये क्या हो सकता है? हाँ, ये तो कमाल का है। ये बढ़िया है। तुम क्या करने वाले हो राजकुमारी का दिल चुराने के लिए? मैं क्या कर सकता हूँ? तो तुम सोचते हो कि तुम कोई सबसे अद्भुत चीज नहीं बना सकते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सिर्फ एक ही अद्भुत चीज मैं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊँ। इस समय मेरे जीवन में सिर्फ तुम ही एक असाधारण चीज हो। यकीनन मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करूँगा, पर तुम घड़ियाँ बना सकते हो, है ना? तुम क्यों नहीं एक अद्भुत घड़ी बनाते? बताओ मुझे। घड़ियाँ बनाना कोई अद्भुत काम नहीं है। पर सबसे अद्भुत घड़ी बनना क्या सबसे अद्भुत चीज नहीं होगी? क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? मेरे ख्याल से मैं ऐसा नहीं कर सकता चुरो। तुम कभी जान नहीं पाओगे यदि तुम प्रयास ना करो। इसने एंटोनियो को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे आखिर खोना क्या था? कम से कम वो कोशिश तो कर सकता था। एंटोनियो ने अपना सारा काम खत्म किया और सोने चला गया। अंधेरा छाया था। एंटोनियो अपने औजारों के बक्से को घूरता रहा। क्या वो सचमुच कुछ अद्भुत निर्मित करने के काबिल था? खैर, वो कभी ये कैसे जान पाएगा यदि उसने प्रयास ही न किया हो? उसने कागज निकाला और अपनी कल्पना की घड़ी का कच्चा खांचा खींचा, और फिर ये शुरू हुआ। शायद चुरो सही हो। उसका दिमाग अचानक उन अद्भुत चीजों से भर गया जो वो उस घड़ी से करवा सकता था। उसने घंटों काम किया। वो इतना उत्साहित था कि उसने पूरी रात नहीं कुछ खाया और ना ही वो सोया। अगले दिन जैसा कि तय हुआ था, पूरा शहर महल में इकट्ठा हुआ अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। वहाँ तलवारबाज थे जो, खैर, वो किसी और की बजाय खुद से ही ज्यादा लड़े। क्या यह अद्भुत नहीं कि मैं कैसे स्वयं को चोट पहुंचा सकता हूँ? बेशक। अगला। ओह, मैं महीनों तक सोया रह सकता हूँ। ओह, ये तो अभी भी सो रहा है। क्या हमें महीनों इंतजार करना पड़ेगा उसके जागने के लिए? इसे यहाँ से ले जाओ, बाहर फेंक दो। ये तो बहुत आसान है। वहाँ ऐसे बाजीगर थे जो सेबों और नाशपतियों को उछालते उछालते उकता गए, और फिर वो मेज और कुर्सियों को उछालने लगे। एक मुकाम पर तो वो खुद से इतने हताश हो गए कि वो दरबारियों को उछालने लगे। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सबसे अद्भुत चीज है या नहीं, लेकिन अगर तुमने इसे बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। परंतु महाराज, इसके बाद हम आपको उछालने वाले थे। ओह, ये तो बहुत भयानक है। अगला। फिर एंटोनियो ने प्रवेश किया। उसने राजकुमारी और राजा को दंडवत किया। मैं एक घड़ी साज हूँ महाराज, और मैं आपको अपना काम दिखाना चाहता हूँ। वो सभी प्रतियोगी जो महल में जमा थे, उन्हें ये यकीन हो गया कि एंटोनियो हार जाएगा। आखिर वो एक अदना सा घड़ी साज ही था।
एंटोनियो ने उस ढांचे से कपड़ा हटाया और बेनकाब किया एक अजीब सी लगने वाली घड़ी को। इतनी बदसूरत घड़ी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु प्रतिभा और बुद्धिमत्ता ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं जो सुंदरता कभी हासिल नहीं कर सकती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये घड़ी बुद्धिमान है। चलो देखें कि ये क्या कर सकती है। एंटोनियो ने बस यही किया कि उसने घड़ी को बीचों बीच छुआ और वो चलने लगी। जब सब लोग इसे आश्चर्य से देख रहे थे तो घड़ी ने 1 बजाया और उससे निकला एक आदमी जो लकड़ी का बना था। सुखी जीवन के लिए पहला नियम ये है कि विश्वास रखो। इस पर विश्वास रखो कि तुम कौन हो और तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। खैर, अगर मुझसे पूछो तो केवल यही एकमात्र नियम होना चाहिए। दर्शक अवाक रह गए। लकड़ी का आदमी वापस चला गया। घड़ी ने 2 बजाए और उसमें से निकली 2 बैलरीना। ओह, उन्होंने कितना बढ़िया नृत्य किया और उनका क्या बढ़िया अंदाज था। ये सचमुच जादुई दृश्य था। घड़ी ने 3 बजाए और बाहर आए चांद और सूरज, बेशक असली वाले नहीं। तीसरा था रात के आसमान पर चमकता सबसे उजला सितारा सीरियस, जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि वो इतना संजीदा भी नहीं था। चार घड़ी से 4 बजाओ। और उसने बजाए। अब ये महल वालों के लिए एक सचमुच एक ऐसी पहेली थी जो उन्हें सुलझानी थी। एक गाड़ी ने बाहर फेंके एक ट्यूलिप, एक टिड्डा और एक खाली घोंसला और एक ताजे फलों की टोकरी। रुको, ट्यूलिप टिड्डे को खाता है और टिड्डे की आत्मा उस खाली घोंसले में रहती है और ताजे फल खाती है। मैंने पहेली सुलझा ली। एक फूल एक निर्दोष कीड़े को खाता है और उसकी आत्मा फल खाती है। ये तो बहुत डरावना है। मैं जानती हूँ ये क्या है। ये है 4 ऋतुएं। ट्यूलिप बसंत में उगता है। हम सब ये जानते हैं कि टिड्डे गर्मियों में बाहर आते हैं और खाली घोंसला शीतकाल है क्योंकि पक्षी पहले ही उड़ जाते हैं। और ताजी फलों की टोकरी पतझड़, क्योंकि वो हमारे फसलों के त्योहार का महोत्सव बताता है। शाबाश। क्योंकि पहेली सुलझ गई थी और वो वस्तुएं घड़ी में वापस चली गईं, घड़ी आगे बढ़ी और उसने 5 बजाए। एक और पहेली बाहर निकली। एक चश्मा, एक घंटा, ताजी जड़ी बूटियों का एक कटोरा, एक गर्मा गर्म खाने की तश्तरी और एक छोटा सा पिल्ला। ये अवश्य 5 इंद्रियां होनी चाहिए। चश्मा देखने के लिए, घंटा सुनने के लिए, ताजी जड़ी बूटियों की खुशबू, गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना खाने के लिए और छूना। क्या मैं इस प्यारे से पपी को स्पर्श कर सकती हूँ? पर जैसे ही पहेली सुलझ गई, ये चीजें शीघ्रता से वापस चली गईं, क्योंकि घड़ी भी अपनी किसी भी इंद्री से वंचित नहीं रहना चाहती। अब मध्याह्न आ गया। घड़ी ने 6 बजाए और बाहर आया एक पासा जिसे ठीक करने की जरूरत थी। ओह, वो टूटा हुआ है। कोई भी पासा सारा समय 6 नहीं ला सकता। ये टूटा नहीं है हुजूर, ये घड़ी का समय है। ओह, मुझे ये पता है। और जब 7 की बारी आई तो 7 छोटे छोटे बच्चे प्रकट हुए। वो एक घेरे में घूमते रहे और लगता था कि वो एक छोटे से छंद के लूप में फंस कर रह गए हैं। मैं कितनी उदास हूँ। और मैं तुम्हारे बाद आता हूँ। हमें बहुत सारा काम करना है। हम सप्ताह के बीचों बीच पहुँच गए हैं। तेरवा मेरे पास रखो और मैं चिल्लाऊंगी। अंतिम दिन। ओह, मैं बस सोना चाहता हूँ। खैर, धन्यवाद तुम सबका। मैं पूरे सप्ताह थका रहा हूँ। ओह, मैं कितनी उदास हूँ। ओह, क्या मैं तुम्हारे बाद नहीं आता? ये सप्ताह के 7 दिन होते हैं। दिन शांति पूर्वक वापस चले गए। सबसे आश्चर्यजनक बात तब हुई जब घड़ी ने 8 बजाई। 8 ग्रह बाहर आए। वो ये दिखाने के लिए घूमते रहे कि हमारा सोलर सिस्टम कितना सुंदर है। महल मंत्रमुग्ध हो गया। जब ग्रह वापस चले गए, अब समय था 9 घुंघरुओं के बाहर आने का और एक नृत्य पेश करने का।
आनंद पूर्वक घुंघरुओं को देखा। घड़ी फिर बजी और बाहर आए 10 सलाहकार। वो इतने बुद्धिमान थे कि राजा के दरबारियों को अपनी नौकरी की फिक्र होने लगी। इससे पहले कि राजा कुछ कह पाता, शुक्र है भगवान का। ओह, शुक्र है। अचानक 2 बच्चे बाहर आए। चलो एक खेल खेलते हैं। 2 और 2 और 7। देखो घड़ी में 11 बज गए। जरा देखो तो 11 बज गए। सब ने धैर्य से इंतजार किया क्योंकि अब समय आ गया था 12 का। घड़ी हिली और बाहर निकली एक बूढ़ी औरत। हर कोई उलझन में पड़ गया, पर फिर वो गाने लगी। उसने अपनी मधुर आवाज में 12 सुंदर गाने गाए। उसकी सर्वगीत आवाज ने फूल खिला दिए और महल के बाहर चिड़िया नाचने लगीं। ये इतनी खूबसूरत आवाज थी जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। ओह, ये सचमुच ही बहुत अद्भुत चीज है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह एंटोनियो घड़ीसाज जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से करूं। महल में हर कोई इस पर सहमत हो गया कि घड़ी ही सबसे अद्भुत चीज थी। राजकुमारी भी घड़ी साज से प्रेम करने लगी थी। जैसे ही राजा विवाह की तिथि की घोषणा करने ही वाला था, नहीं। ओह, घड़ी इतनी खूबसूरत लग रही थी तब भी जब उसे नष्ट किया जा रहा था। उसको देखना बहुत ही आश्चर्यजनक था। भीड़ बस वहाँ खड़ी रही और उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा सकी। लो, मैंने सबसे अद्भुत चीज नष्ट कर दी। क्या ये अद्भुत नहीं है? क्या ये अद्भुत नहीं है? ओह, ये सचमुच है। तो आपके नियम पर चलकर मुझे राजकुमारी से शादी करने का अवसर मिलेगा और मुझे तुम्हारा आधा राज्य मिलेगा। क्या ये सही नहीं है? ये सही है। परंतु पिताजी। मुझे क्षमा करना मेरी बच्ची। एक वादा तो एक वादा होता है। पूरा राज्य इससे सहमत है कि कला की ये सबसे सुंदर कृति नष्ट करना सबसे अद्भुत कार्य था। तुम सहमत नहीं हो? हाँ, पर इस तरह से नहीं। मेरी प्रिय राजकुमारी, वादा किया गया था कि सबसे अद्भुत चीज के लिए, किसी विशेष प्रकार की सबसे अद्भुत चीज के लिए नहीं। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। महल सकते में आ गया और सब उदास हो गए। एंटोनियो बहुत उदास हो गया। वो वापस अपनी टूटी हुई घड़ी अपने अंधेरे घर में उठा कर ले आया। वो बिस्तर पर बैठा, इतना उदास कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। ओह, ये भयानक है। ये मेरी सच्चाई है। मैं कितना बेवकूफ था कि राजकुमारी से विवाह करने का सपना देखता रहा। कोई बात नहीं चुरो, कुछ भी नहीं बदला है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे बस सो जाना चाहिए। पर चूरो आसानी से अपने मित्र के लिए हार नहीं मानने वाला था। अगले दिन राजकुमारी का विवाह उस व्यक्ति से होने वाला था जो कहलाया जाने लगा अद्भुत विनाशक। तैयारियां हो गईं, पर कोई भी खुश नहीं था, न राजकुमारी और न राजा। अद्भुत विनाशक ने महल में प्रवेश किया और अभिमान से राजकुमारी के पास खड़ा हो गया। जब सब वहाँ खड़े थे, उदासी से ये सब देखते हुए, महल का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। महाराज, वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? टूटी हुई घड़ी की आत्माएं। ये सच्चाई थी। वो लकड़ी का आदमी सप्ताह के दिन और ग्रह भी उड़ते हुए अंदर आए। तुमने सोचा कि तुम प्रतिभा की हत्या कर सकते हो, कला की हत्या कर सकते हो। मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। ये कोई
कोई नहीं कर सकता मिस्टर फ्राइडे। इस आदमी को गोल गोल घुमाते रहो जैसे हम घूमते हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह, ये किसका कसूर है? तुम ये कैसे सोच सकते हो कि कला की आत्मा नहीं? चलो उसे नचाएं। मेरी पीठ। ठीक है, रुक जाओ। मैं मूर्ख था ये सोचते हुए कि मैं कला की हत्या कर सकता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। मैं सहमत हूँ। मैं घड़ी साज से ईर्ष्या करने लगा था। उसकी प्रतिभा और वो बुद्धिमान घड़ी जो उसने बनाई, वो सचमुच अद्भुत चीज थी। मैं समर्पण करता हूँ। हे, एंटोनियो को वापस बुलाओ उसे। ओह, कोई जाए और मेरे एंटोनियो को लेकर आए। इधर आओ मेरे बच्चे। सचमुच तुम ही मेरे आधे राज्य के अधिकारी हो। और मेरे हृदय के। राजकुमारी और एंटोनियो के पुनः मिलन से महल में खुशियां छा गईं। घड़ी साज ने ये साबित कर दिया कि चाहे कितना ही शक्तिशाली और बुरा विनाशक हो, सच्ची प्रतिभा कभी नष्ट नहीं की जा सकती। और जहाँ तक अद्भुत विनाशक का सवाल है, खैर वो एक अद्भुत नौकरी कर रहा है, टूटी हुई चीजों की मरम्मत करता हुआ। जैसा कि कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। क्या हुआ था? क्या मैंने आधा राज्य और राजकुमारी का दिल जीत लिया? नहीं, तुमने नहीं जीता। ये कहानी का अंत है। ओह नहीं, रुको। मैं तुम्हें सबसे अद्भुत चीज दिखा सकता हूँ। मैं